फरसे को वापस अपने बैलेंस में आने के लिए काफी मेहनत लगी, जिससे अधेड़ उम्र के आदमी को थोड़ी तो राहत मिली। लेकिन इससे पहले कि उसका फरसा उसकी मदद के लिए आ पाता, एक और लाश ठीक उसके सामने आ गई और उसके मुंह के सामने ही फट गई। ऐसे ही 3 फटती लाशों को झेलने के बाद फरसे का ऐसा हाल हो गया था कि मानो किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो, और वो आसमान से गिर पड़ा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि अब कुछ देर तक तो वो कुछ भी करने वाला नहीं था। ये जो धमाके थे वो हाफ गॉडली लेवल के फरसे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन उसके अंदर की चेतना को उन्होंने थका जरूर दिया था, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं था कि अब वो हथियार किसी काम का नहीं रह गया था। दूसरी तरफ अधेड़ उम्र का आदमी एक साथ 4 हाफ गॉडली लेवल के बीस्टों से लड़ रहा था, और फिर आखिरकार जब काले कछुए ने अपनी बॉडी से उसे धक्का मारा तो वो उस इम्पैक्ट को झेल नहीं पाया और उसका सिर उसके कंधों से सट गया, जिसके साथ ही वो आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तब से आदमी के मरने तक 20 सेकंड भी नहीं हुए थे, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा काम था, क्योंकि 20 सेकंड में हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट को हराने का काम शायद विपिन के सिवाय और कोई नहीं कर सकता था। और विपिन भी ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसने 3 हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट की लाश, 1 हाफ गॉडली लेवल का खजाना और 2 हाफ गॉडली लेवल के बीस्ट इस लड़ाई में लगाए थे, जो कर सकने वाला शायद दुनिया में वो इकलौता इंसान था। जिस वक्त वो अधेड़ उम्र के एक आदमी से निपट रहे थे, उसी वक्त दूसरी तरफ शार्क 1, शार्क 2 और क्लोन तीनों रमन से लड़ रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रमन मिस्टिक हॉल से था या नहीं। उसने सुधा को उंगली दिखाई ही दी थी, तो वो क्यों पीछे हटे। सबसे पहले तो क्लोन रमन के पास गया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया, इस तरह से कि वो हिल भी ना सके। तब तक शार्क 1 और शार्क 2 ने उस पर अटैक जारी रखे, जबकि विपिन ने कलाई घुमाकर अपनी 7 हाइकिंग लेवल की तलवार निकाल ली और एक नया नेट सा बना दिया। इधर रमन पर हमलों की बरसात हो रही थी, और इससे पहले कि वो लड़ाई में रिकवर कर पाता, उसकी बॉडी के 2 टुकड़े हो गए, 2 बड़े बड़े और साफ टुकड़े, और बह गया सारा खून। हाँ, ये हुआ एकदम से था, लेकिन विपिन ने ये सब सोच कर ही किया था। अभी जब विपिन साइड में खड़ा था तो ऐसे ही नहीं खड़ा था। उसने पिछली लड़ाई को बड़े ही ध्यान से देखा था, ताकि उस लड़ाई से अधेड़ उम्र के आदमी और रमन दोनों की कमजोरियां समझ सके। और जैसे ही ये हुआ, उसने झट से एक प्लान बना लिया ताकि कम से कम टाइम और मेहनत में उन दोनों हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट्स को मार सके। और अब जब उसका प्लान सफल हो गया था तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर एक सवाल अब भी उसके जहन में रह ही गया था। वो ये कि क्या रमन ने मिस्टिक हॉल को धोखा दिया था या फिर मामला कुछ और ही था। विपिन ने रमन पर स्वर की लाइब्रेरी यूज की थी, इसलिए इसमें तो कोई शक नहीं था कि रमन खैरा मिस्टिक हॉल का श्रेष्ठ ही था। पर अगर ऐसा था तो वो इस अधेड़ उम्र के आदमी की मदद क्यों कर रहा था। ये आदमी तो गॉड हॉल का योद्धा था ना। क्या उनके बीच कोई सीक्रेट डील हुई थी, या फिर वो असल में गॉड हॉल का कोई जासूस था जो मिस्टिक हॉल में घुस आया था। पर संभावनाएं तो बहुत छोटी थी। बड़े लेवल पर सोचा जाए तो ऐसा भी हो सकता था कि मिस्टिक हॉल ने गॉड हॉल के आगे सबमिट कर दिया हो। ऐसा हो सकता था, लेकिन विपिन को ऐसा होने के चांस कम ही लगते थे। आखिरकार मिस्टिक हॉल के पास पहले से ही गॉड शब्द जो था, जिसके होते हुए उन्हें कम से कम फॉर्गो कंटिनेंट में तो किसी बात का डर नहीं था। तो वो भला गॉड हॉल के साथ डील क्यों करेंगे। और फिर मिस्टिक हॉल का हेड तो मास्टर शेख था ना, उसका इस सब में गलत हाथ भला कैसे हो सकता था। बात ये थी कि इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए विपिन ने रमन को जिंदा रखने का सोचा भी था, लेकिन क्योंकि रमन हाफ गॉडली लेवल का एक्सपर्ट था, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। क्योंकि उस लेवल के एक्सपर्ट्स को अगर सही वक्त रहते ना मारा गया तो कोई नहीं कह सकता था कि अगली बार वो कौन सा पैंतरा यूज कर ले, और विपिन इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। आखिरकार बात उसकी पहचान और ट्रम्प कार्ड दिख जाने की जो थी, इसलिए उसने उसे मारना ही बेहतर समझा। खैर, अब तो दोनों मर चुके थे और विपिन जानता था कि ऐसे खड़े खड़े सोचते रहने से उसे तो कोई जवाब मिलने वाला नहीं था। इसलिए वो घायल हुई मास्क वाली औरत के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, पैलेस मास्टर सुधा, मैं सप्तार हॉल का नया हेड हूँ, रोहन खन्ना। आइए आपके घावों का इलाज कर लें। रमन ने सुधा पर जानलेवा हमला किया था, जिसका अगर जल्द से जल्द इलाज ना किया गया तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए विपिन ने एक बोतल निकाली और उसे देने लगा, लेकिन तभी अचानक से सुधा ने उस पर तलवार तान ली। क्या? और विपिन को शौक लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक से वो मास्क वाली औरत धुएं की तरह उड़ गई। वो आसपास कहीं पर भी नहीं थी, मानो सच में हवा बन गई हो। विपिन जानता था कि उसने जरूर किसी तरह का मूवमेंट आर्ट यूज किया होगा ताकि उसके और अपने बीच दूरी बना सके। इसलिए वो जोर से बोला, पैलेस मास्टर सुधा, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो मास्क वाली औरत ना जाने कहाँ चली गई थी, शायद इसलिए जवाब नहीं दे रही थी। ये सब देख विपिन ने भी एक गहरी सांस छोड़ी और सिर हिलाते हुए बोला, उसे जरूर डर होगा कि कहीं मैं भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आया। औरत ने अभी अभी धोखा खाया था। रमन जिसे वो बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने ही उसकी पीठ में छुरा भौंका था। ऐसे में एक और अनजान से तो वो डरेगी ही, फिर चाहे उस अनजान ने अभी अभी उसे गॉड हॉल के 2 एक्सपर्ट से बचाया ही क्यों ना हो। क्या पता ऐसे वक्त में वो भी उसका फायदा उठाने की कोशिश करे। और क्योंकि बात सिर्फ उसकी नहीं स्टार पैलेस की भी थी, इसलिए ये समझ आता था कि वो फिर से भरोसा करने का रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती थी। और विपिन का मौजूदा हाल सच में रिस्की था। वो अपने आप को सप्तार हॉल का हेड बता रहा था, वही सप्तार हॉल जिसके साथ स्टार पैलेस के अच्छे रिलेशन नहीं थे। और वो ये मान ले कि दोस्ती ना होते हुए भी वो उसे बचाने के लिए ब्रोकन सिटी तक आ गया, और तो और 1 हाफ गॉडली खजाना और 4 हाफ गॉडली बीस्ट भी ले आया। इस बात पर भला कौन शक नहीं करेगा। ये सब तो ठीक था, विपिन उसका डर समझता था और हालात भी।
पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सुधा गई तो अपने पीछे प्लेटफार्म क्यों छोड़ गई। उस प्लेटफार्म को दूसरे किसी के हाथ में पड़ने से बचाने के लिए उसने अपनी जान का जोखिम लिया, तो फिर अब उसी प्लेटफार्म को छोड़कर क्यों चली गई। विपिन पूरी तरह से कंफ्यूज था, इसलिए आहें भरते हुए वो सबसे पहले तो अधेड़ उम्र के आदमी के पास गया जिसे उसने अभी अभी मारा था। उसकी स्टोरेज रिंग निकाली, उसे अपने काबू में किया और उसके बाद ही आखिरकार प्लेटफार्म के पास गया उसे और करीब से देखने के लिए। प्लेटफार्म पर अब भी आग जल रही थी, उससे आभा भी पहले जैसी ही निकल रही थी, जिससे रूह कांप जाती थी और जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अब कुछ ही देर में इंसान को देवताओं से कनेक्ट कर देगी। और ये सब देखकर विपिन और कंफ्यूज हो गया। उसने जितना देखा था उसके हिसाब से मास्क वाली औरत पर अब अटैक हुआ तो वो रिचुअल कर ही रही थी और इसलिए लड़ाई हो जाने की वजह से उसे वो रिचुअल पूरा करने का मौका नहीं मिल पाया था। ऐसे में उसके चले जाने के बाद वो रिचुअल को रुक जाना चाहिए था, तो फिर अब भी आग इतनी तेजी से जल क्यों रही थी। ये तो वही बात हुई कि लकड़ी खत्म हो जाने पर भी आग जलती रहे और खाना पकता रहे, जो कि नामुमकिन था। खैर, विपिन ने सबसे पहले तो अपनी उंगली झटक कर उस आग को बुझाया और फिर अपनी इनसाइड से बड़े ही ध्यान से उस प्लेटफार्म को देखने लगा, जो देवताओं तक पहुंचने का जरिया होने के लिए मशहूर था। इतना मशहूर कि गॉड हॉल में उसे लेने के लिए आ गया। एक झलक में तो विपिन को यह प्लेटफार्म ठीक उस प्लेटफार्म की तरह ही लगा जो किंग अवशेष ने अनेर्जन से देवता को बुलाने के लिए यूज किया था। वही पुरानी आभा, मानो ये कोई पुरानी चीज हो जो कई जनरेशन से आगे बढ़ाई जा रही हो। विपिन ने हाथ बढ़ाकर उसे टच किया, जिससे उसे शौक लगा और फिर एकाएक ही वो हंसने लगा। उल्लू बनाने में तो वो सबकी बाप निकली। विपिन सिर हिलाते हुए बोला, असल में विपिन तो ये देखना चाहता था कि इस प्लेटफार्म में ऐसा क्या खास था जो रमन और उसका साथी इसे पाने के लिए इतना कुछ करने को तैयार हो गए। लेकिन अब पता चल रहा था कि ये तो नकली था। सच में एक्टिंग सिर्फ रमन को ही नहीं, सुधा को भी आती थी, तभी तो उसने सबको इस हद तक बेवकूफ़ बना दिया। पर जो भी हो, मानना पड़ेगा कि ये प्लेटफार्म बनाया बड़े अच्छे से था। उसकी बनावट असली से इतनी मिलती थी कि इनसाइड से भी उसे पहचान पाना नामुमकिन था। वो तो अच्छा हुआ कि उसकी स्वर की लाइब्रेरी ने ये बात पकड़ ली थी। विपिन उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी शार्क एक उसके पास हिलते डुलते आया और बोला, मास्टर, उस प्लेटफार्म की सतह पर देवता का खून पोत रखा है। ये सुन विपिन ने उसे ध्यान से देखा और वाकई में उसकी सतह पर एक बहुत ही हल्की लाल रंग से नक्काशी बनी हुई थी, जिसे देखने पर ना जाने क्यों पर ऐसा लगता था कि उसमें से आ रही एक हल्की सी धुन सीधे उसकी आत्मा तक जा रही हो। विपिन ने पेंडेंट निकाला और उसे उन नक्काशी के पास रखा और वाकई में वो पेंडेंट गर्म होने लगा, जिससे विपिन समझ गया ये सच में देवता का खून ही है। तभी तो वो सब लोग इस प्लेटफार्म की असलियत देख नहीं पाए। सार पैलेस ने इतना कीमती देवता का खून उस नकली प्लेटफार्म पर जो यूज किया था, उसे असली प्लेटफार्म और असली रिचुअल का असर देने के लिए, और जिस तरह से सब उसमें खो गए थे, उसे देखकर लगता भी था कि वो सफल हो गए थे। पर अब सवाल ये था कि अगर ये प्लेटफार्म नकली था तो असली कहाँ पर था। सुधा ने अपनी जान दांव पर लगाई थी ताकि गॉड हॉल वाले असली प्लेटफार्म तक पहुंच ही ना सके, पर ऐसा करने से पहले उसने असली प्लेटफार्म को कहीं तो रखा होगा। कहाँ छिपाया होगा उसने उसे। और जब काफी सोचने के बाद भी विपिन को कुछ जवाब नहीं सूझा तो वो मन ही मन बोला, छोड़, वैसे भी उस बारे में सोचकर मुझे क्या ही मिल जाएगा। इस वक्त तो मुझे ये सोचना चाहिए कि पैलेस मास्टर सुधा को कैसे खोजे जाए, क्योंकि सिर्फ वही है जो मुझे प्रत्युषा के बारे में कुछ भी बता सकती है। ऐसा सोचकर विपिन ने कलाई घुमाई और प्लेटफार्म को और दोनों हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया, जिसके बाद 4 हाफ गॉडली लेवल के बीस्ट और अपने क्लोन के साथ वो उस दिशा में जाने लगा जहां वो मास्क वाली औरत धुआं बनकर उड़ी थी। कुछ आगे चलने के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था तो उसने सबसे कहा, पैलेस मास्टर सुधा बहुत ज्यादा घायल हो गई हैं और ऐसी हालत में वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई होंगी, इसलिए तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ और पूरे एरिया को छान मारो, वो यहीं कहीं होगी। और फिर उसकी बात सुनकर सभी मिलकर पूरा एरिया छान मारने लगे। ब्रोकन सिटी में बहुत सारा मलबा था और इसलिए किसी को भी छिपने के लिए बहुत सारी जगह थी। ऐसे में अगर वो अकेले खोजने निकलता तो भगवान ही जाने उसे कितनी देर लगती। और फिर उस जगह के खतरे देखने के बाद विपिन को एक बात तो समझ आ ही गई थी कि उसका यहाँ से जल्द निकलना ही ठीक रहेगा। लगभग 3 मिनट बाद काला कछुआ उसके पास आया और एक दिशा में इशारा करते हुए बोला, मास्टर, वहाँ। पूरा ग्रुप कछुए की बताई हुई दिशा में चल पड़ा। वहां पहुंचने पर अपनी इनसाइट की वजह से विपिन को 1 सेकंड में समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ थी। उस एरिया में ऐसे कोई खास निशान तो नहीं थे, लेकिन वहां पर बाकी सब जगहों से ज्यादा एनर्जी महसूस हो रही थी। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे ये एनर्जी नॉर्मल फील होने वाली एनर्जी नहीं बल्कि रिफाइन एनर्जी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी लड़ाकू की रगों में बहती थी। जो देखकर विपिन बोला, वो आसपास ही होगी। हो सकता है कि घाव की वजह से उसकी एनर्जी लीक हो रही हो और वो अपनी ताकत को कंट्रोल ना कर पा रही हो, इसलिए सावधान रहना। मास्क वाली औरत को चोट नब्जों पर लगी थी, इसलिए उसकी हालत बहुत नाजुक थी। ऐसे में भले ही उसने अपना रास्ता छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी अपने लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और इसलिए अपनी एनर्जी को भी बॉडी से लीक होने से रोक नहीं पा रही थी। ऐसे में उसका इस खराब हवा वाले माहौल में रहना और भी ज्यादा खतरनाक था और वो मर भी सकती थी। इसलिए फिलहाल के लिए सबसे जरूरी था कि विपिन उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले ताकि उसकी जान बचा सके, वरना ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए विपिन ने फट से अपने आसपास चेक किया पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। इतनी कोशिश के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिल पा रहा था तो वो एक पल रुका और सोचने लगा, उसे ऐसे ढूंढने से कुछ नहीं होने वाला। वो घायल है और यह खराब हवा उसकी चोटों की तरफ जरूर जा रही होगी।
इसलिए मुझे पहले तो यहाँ की हवा का फ्लो पैटर्न समझना होगा और उसी से मुझे सुधा तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने अपने क्लोन को बुलाया, इधर आना। अचानक से बुलाए जाने पर क्लोन हैरान तो हुआ, लेकिन फिर आ गया। उसके बाद विपिन ने अपनी अलमास तलवार निकाली और कहा, एकदम सीधे खड़े रहना, जरा भी हिलना मत। और ऐसा कहकर उसने वो अलमास अपने क्लोन को मार दी और क्लोन के सीने में छेद हो गया। उसके बाद विपिन बोला, अब तुम पूरे एरिया में एक चक्कर लगाओ और देखो कि इस खराब हवा की कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है। घाव जितनी जल्दी सड़ेगा हवा वहाँ उतनी ही ज्यादा होगी। ये सुन क्लोन की बोलती बंद होगी और मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, कैसा आदमी था ये। अगर उसे हवा की मात्रा ढूंढनी थी तो खुद को क्यों नहीं मारा, और अगर खुद दर्द से डर लगता है तो अपने इतने सारे पालतू बीस्टों में से किसी को यूज क्यों नहीं किया, उसे क्यों मारा। क्लोन का रिएक्शन देखकर विपिन कंधे उचकाते हुए बोला, हम में से किसी के पास भी इस खराब हवा को अपनी बॉडी से बाहर निकालने की पावर नहीं है, सिवाय तुम्हारे। सिर्फ तुम्हारे पास ही ये पावर है, ऐसे में ये काम भी तुम पर ही आएगा ना। पर फिर भी मैं अच्छे से बता देता हूँ कि ये मामला सिर्फ हमारे एक्सपर्टीज के बेस पर तय हुआ था, इसलिए नहीं क्योंकि कुछ देर पहले तुमने अपनी शेखी मारकर मुझे गुस्सा दिलाया है। मैं उस टाइप का इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपने पर्सनल मामले ऐसे छिपा कर हल करूँ। ये सुनकर क्लोन विपिन को घूरने लगा और मन ही मन बोला, तुम लगते तो ठीक वैसे ही टाइप के इंसान हो जो मेरे साथ ऐसा करके अपने पर्सनल मुद्दे सुलझा रहा है। मैंने बस अपनी पावर के बारे में 2 बातें ही तो की थी, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। जैसे जैसे वो बात कर रहा था, क्लोन के घाव से काला धुआं निकलने लगा और पहले की तरह उसकी बॉडी अपने आप ही उस खराब हवा को निकालने लगी जो उसके घाव में चली गई थी। जिसे देखकर क्लोन बोला, बड़े दुख की बात है, ऐसे घाव मेरी बॉडी पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे। ज्यादा कहाँ पर है? मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे पता कर पाओगे कि हवा ज्यादा कहाँ पर है। क्लोन बोलते बोलते ही चीखा। फिर उसने सिर झुकाकर देखा कि दर्द कहाँ से उठा, तो वो पाया कि विपिन ने अपनी तलवार उसकी बॉडी के एक और हिस्से में घुसा दी थी। जिसके बाद विपिन एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, उसकी तुम चिंता मत करो। हाँ, मुझे थोड़ा काम करना पड़ सकता है, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। यकीन करो, काम पूरा होने तक मैं तुम्हारी बॉडी पर घावों की कमी नहीं होने दूंगा। तुम क्लोन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। वो चाहता तो था कि विपिन का सिर फोड़ दे, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और फिर आहें भरते हुए अपनी घायल बॉडी को जगह जगह घसीटने लगा ताकि हवा की मात्रा टेस्ट कर सके। जैसा कि विपिन ने अंदाजा लगाया था, वाकई में हवा की मात्रा में जगह जगह पर फर्क था, इसलिए क्लोन को वो जगह खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगा जहाँ पर मात्रा सबसे ज्यादा थी। पर हैरानी वाली बात ये थी कि वो जगह मलबे के बीच नहीं थी, बल्कि उल्टा वहाँ तो मलबा कम और पौधे ज्यादा थे। दीवारों पर बड़ी बड़ी बेल उगी हुई थी, हरियाली छत तक पहुंची हुई थी। इधर एक लोकेशन मिल जाने पर विपिन ने राहत की सांस ली। फिर फट से एरिया को स्कैन किया और एक ही झटके में सैकड़ों फॉर्मेशन फ्लैग निकाल लिए। जिसके बाद उसने उंगली घुमाई और सभी फॉर्मेशन फ्लैग को आसपास जगह सेट कर दिया। ये हो जाने के बाद वो हवा में उड़ा और जोर से बोला, पैलेस मास्टर सुधा, मैं रोहन खन्ना हूँ, सप्तार हॉल का हेड। मेरा मिस्टिक हॉल या फिर गॉड हॉल से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप यहीं कहीं नीचे हैं। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज सामने आएं ताकि मैं आपका इलाज कर सकूं, वरना आप इस खराब हवा में 15 मिनट भी और जिंदा नहीं रह पाएंगे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इस हवा की वजह से आपकी नाड़ियाँ और अंतड़ियाँ अभी से सड़ने लगी होंगी ना, और आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होगी। मास्क वाली औरत के घाव इतने बड़े थे कि वो शायद बाहर भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाती, तो भला इस ब्रोकन सिटी में कैसे रह पाती। एक बार ये हवा उसके घावों में चली गई तो धीरे धीरे उसे अंदर तक सड़ा देगी, और ऐसा होने पर तो वो पक्का मर जाएगी, फिर चाहे वो हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट ही क्यों ना हो। विपिन ने ऐसा कहा ही था कि अचानक से एक धमाका हुआ और कुछ बेल के पीछे से निकली वो मास्क वाली औरत। दर्द के मारे वो कांप रही थी, लेकिन उसकी बॉडी की ऐसी हालत होने पर भी वो सीधी खड़ी थी और वो विपिन को शक की निगाहों से देख रही थी, मानो सोच रही हो कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। उसे डर था कि कहीं ये लड़का भी गॉड हॉल का भेजा हुआ कोई नया पत्ता तो नहीं था जो उसे बाहर लाने के लिए भेजा गया हो, और ऐसा भी हो सकता था कि उसे ये पता चल गया हो कि वो प्लेटफॉर्म नकली था, इसलिए वो उसके पीछे आया हो। वैसे भी गॉड हॉल के योद्धाओं में फीलिंग, इमोशन जैसी तो कोई चीज होती नहीं थी। उनके लिए तो सबसे जरूरी होता था उन्हें दिया गया मिशन पूरा करना। वो जानती थी कि वो प्लेटफॉर्म कितना कीमती था, और ये भी उसके लिए गॉड हॉल कुछ हाफ गॉडली लेवल के एक्सपर्ट्स को बलि चढ़ाने में भी कतराएगा नहीं। और वैसे भी इस लड़के ने बाकी दोनों को तो मार ही दिया था, तो किसे पता कि ये सच था या एक नाटक। और इसलिए ही वो उस लड़के पर भरोसा नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपनी गलत जजमेंट की वजह से स्टार पैलेस को खतरे में नहीं डाल सकती थी। बाहर आने के बाद भी वो औरत बोली, मैंने प्लेटफॉर्म को इसी ब्रोकन सिटी की गहराइयों में कहीं छिपा दिया है, तुम में से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मारने आए हो तो मार लो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। ये सुन विपिन बोला, आप मुझे गलत समझ रही हैं। और फिर उसने एक बोतल औरत की तरफ फेंकी ठीक उसके सामने और बोला, इसके अंदर की रिकवरी दवाई पी लीजिए, वरना मेरे कुछ किए बिना ही आपका यहाँ से जिंदा निकल पाना नामुमकिन हो जाएगा। मास्क वाली औरत ने आसपास देखा, वो समझ गई कि वाकई में वो यहाँ से जल्दी भाग नहीं पाएगी, इसलिए आखिरकार हिचकते हुए ही सही, लेकिन उसने बोतल खोली और दवाई पी ली। लड़का सही था, इस खराब हवा से उसकी बॉडी अंदर से सड़ने लगी थी और उसकी एनर्जी भी सूखने लगी थी। उसकी चोटें तो असल में श्रेष्ठ संजू से भी ज्यादा बड़ी थी, पर ये तो अच्छा हुआ कि वो हाफ गॉडली लेवल की थी, वरना अब तक मर गई होती। रही बात सामने वाले की,
तो वहां पर बनी फॉर्मेशन के भागने के रास्ते तो बंद हो ही गए थे। ऐसे में अब बोतल के अंदर चाहे दवाई हो या जहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसे अपने लेवल को दबाकर खुद ही धमाका करना होगा, ताकि कम से कम उसके साथ साथ लड़का भी मरे। और इसलिए उसने दवाई पी ली थी। लेकिन दवाई पीने के बाद अचानक से उसे अंदर कुछ महसूस होने लगा और फिर उसने खून की उल्टी कर दी। लेकिन खून लाल नहीं, काला था, बिल्कुल काला। और हैरानी की बात यह हुई कि जैसे ही वो जमीन पर गिरा, धुआं बनकर उड़ गया और हवा में मिल गया। ये कैसे? ये देखकर मास्क वाली औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ब्रोकन सिटी के हालात के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए ही तो वो गॉड हॉल से आए लोगों को पहले ही मारने के लिए उसने डीमन फूल वाला जाल बिछाया था, ताकि उस तक कम ही लोग पहुंच पाएं। क्योंकि कई सालों से सबको यही लगता था कि अगर ये हवा किसी भी तरह से इंसान की बॉडी में चली गई तो उसकी किस्मत तय हो जाती थी, किस्मत मौत बन जाती थी। ऐसे में बस एक बोतल पानी से उसका इलाज हो जाना, इसलिए ही वो हैरान हो रही थी। औरत ने विपिन से पूछा, कौन हो तुम? गॉड हॉल के लोग इतने अच्छे तो नहीं होते कि उसके घाव का इलाज करेंगे। और वैसे भी उसने ऐसा कभी नहीं सुना था कि गॉड हॉल के पास ब्रोकन सिटी की खराब हवा को ठीक करने का इलाज था। अगर होता तो आज तक इतने सारे योद्धा यहाँ मरे ना होते। ऐसे में सच में ये हो सकता था कि ये लड़का उस रमन और उसके साथियों से ना मिला हो। विपिन ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपको पहले ही बताया ना, मेरा नाम रोहन खन्ना है और मैं सप्तार हॉल का नया हेड हूँ। मैं यहाँ अपनी तलाश में आया हूँ, उस प्लेटफॉर्म की तलाश में नहीं। मेरी तलाश में? औरत बोली, हाँ, मुझे आपसे कुछ पर्सनल चीजों के बारे में पूछना है। विपिन ने सीधे मुद्दे की बात की। पर्सनल चीज है? कैसी पर्सनल चीज है? औरत ने पूछा। हाँ, विपिन ने कहा, मैंने सुना था कि पैलेस मास्टर सुधा ने 0C के ऊपर देवता को बुलाने के लिए एक रिचुअल किया था, और मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या वो देवता प्रत्युषा बजाज थी। विपिन ने पूछ तो लिया था, लेकिन औरत उसे एकटक देखे ही जा रही थी। उसे ऐसे देखकर विपिन को लगा कि वो अब भी इस बारे में बात करने से हिचकिचा रही होगी। इसलिए उसने अपना पेंडेंट निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, आप इसे तो पहचानती है ना? शार्क एक और उसके साथियों ने पेंडेंट को बस एक बार ही देखा था, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान गए। ऐसे में देवता को बुलाने वाली सुधा की पहचान में तो ये पेंडेंट आ ही जाना चाहिए। और हुआ भी यही। पेंडेंट के देखते ही मास्क वाली औरत की आंखें फटी की फटी रह गई और वो डर के मारे पीछे हटने लगी। साथ ही बोली, ये तो आत्मा देवता की चीज है। कहीं तुम सेक्ट लीडर विपिन सेन तो नहीं हो? हाँ, विपिन ने सिर हिलाया और भेस वापस बदलकर अपने नॉर्मल रूप में आ गया। उसे देख मास्क वाली औरत उसके सामने घुटनों पर आ गई और हाथ जोड़कर बोली, स्टार पैलेस की श्रेष्ठ रिधिमा कुमार का सेक्ट लीडर विपिन को नमन। इधर ये सुनकर विपिन को शौक लगा। रिधिमा कुमार? जिस पर मास्क वाली औरत ने अपना मास्क उतारा और फिर नजर झुकाकर बोली, हमें खबर मिली थी कि गॉड हॉल प्लेटफॉर्म छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए हमारी पैलेस मास्टर ने मुझसे कहा कि मैं उनका रूप ले लूं और फिर ब्रोकन सिटी में आकर उन्हें मारने की कोशिश करूं, ताकि तब तक वो उस प्लेटफॉर्म को किसी जगह पर छिपा सके। ओह, विपिन उसे देखता रह गया। लगता था सुधा बहुत ही होशियार थी। वो जानती थी कि उसका किससे सामना था, इसलिए उसने सब प्लानिंग करके रखी थी। और देखो, उसकी मेहनत काम ही आई। जो भी हुआ उसमें उसकी वो प्लानिंग और होशियारी ही उसे जिता गई। उसने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि ईशानी और स्टार पैलेस के बाकी लोग इस बारे में ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसने जानबूझकर झूठी अफवाह फैलाई ताकि गॉड हॉल वालों को ब्रोकन सिटी ले जाया जा सके, जिससे कि उसे रिचुअल पूरा करने के लिए वक्त मिल जाएगा। और फिर विपिन आगे बोला, लेकिन तुम्हारा लेवल?